आज की कक्षा शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान केंद्रित करें। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे आरओ, लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी एसएससी। बिल्कुल। इसलिए एक एक प्रश्न और उससे जुड़े तथ्य को ध्यान से सुनें और चाहे तो नोट भी करें। परीक्षा में कोई भी गलती स्वीकार्य नहीं होगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। इसे नोट कर लीजिए। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। जी। पहला बिंदु, कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये एक स्टैटिक फैक्ट है, इसे याद रखना है। और इसके केंद्र? हाँ, इसके दो मुख्य केंद्र हैं, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। परीक्षा में घराने से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। और लखनऊ घराने को तो शायद नवाबों से काफी संरक्षण मिला था। बिल्कुल। तीसरा बिंदु यही है, नवाब वाजिद अली शाह, इस नाम को रेखांकित करें। इन्होंने इस नृत्य को विशेष संरक्षण दिया था। ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार? प्रसिद्ध कलाकारों में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण बात, यहां गलती मत कीजिए। प्रश्न में कथक पूछा है तो उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। और अगर कथकली पूछ लिया जाए तो उत्तर केरल होगा। ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, इसे भूलना नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? इसका जवाब है लखीमपुर खीरी। एकदम सही। ए, लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल लगभग 7680 वर्ग किलोमीटर है। यह आंकड़ा याद रहे तो अच्छा है। और इसकी भौगोलिक स्थिति भी खास है ना? हाँ। दूसरा बिंदु वही है, यह जिला नेपाल सीमा से सटा हुआ है। भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। पहला और दूसरा दोनों याद रखने हैं। ठीक है। और एक और बात, यहाँ थारू जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। ये प्रश्न जनजाति से जोड़कर भी पूछा जा सकता है। अच्छा। अब परीक्षा की दृष्टि से सावधान, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया है। और अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पूछा जाता तो उत्तर प्रयागराज होता। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी और जनसंख्या में प्रयागराज। ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हाँ, प्रश्न 23। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसा कि अभी बात हुई, इसका उत्तर है प्रयागराज। सही, सी, प्रयागराज। पहला बिंदु, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। हमेशा जनगणना का वर्ष ध्यान में रखें। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है। और यहाँ ग्रामीण जनसंख्या भी शायद सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरा बिंदु यही है, यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी निवास करती है। ये एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रयागराज के बाद कौन से जिले आते हैं? प्रयागराज के बाद मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद का स्थान है। क्रम पूछा जा सकता है। और शिशु जनसंख्या? चौथा बिंदु, शिशु जनसंख्या, यानी 0 से 6 वर्ष की आयु वाली, वो भी यहाँ सर्वाधिक है। ठीक है। अब यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला गाजियाबाद है। अच्छा, मतलब कम जगह में ज्यादा लोग। हाँ, लेकिन कुल जनसंख्या में प्रयागराज शीर्ष पर है। घनत्व और कुल जनसंख्या में भ्रमित नहीं होना है। ये बहुत साफ हो गया। अब सबसे बड़े जिले के बाद सबसे छोटे जिले की बात करते हैं। प्रश्न 24। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका जवाब है हापुड़। सही, ए, हापुड़। इसका क्षेत्रफल मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है। ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ। और दूसरा बिंदु, इसे 2011 में गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया था। ये तथ्य याद रखें। तो हापुड़ के बाद दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? इसके बाद भदोही का स्थान आता है, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं। ठीक है। और ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कई बार लोग पुराने डेटा के हिसाब से भदोही को ही सबसे छोटा मान लेते हैं। बिल्कुल, यही हमारा एग्जाम ट्रैप है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने डेटा में भदोही सबसे छोटा जिला था, लेकिन वर्तमान सही उत्तर हापुड़ है। आपको अपडेटेड रहना है। सही बात है। पुरानी जानकारी पर आधारित उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में है। हाँ, उत्तर बी, लखीमपुर खीरी। अब इसके बारे में कुछ तथ्य। पहला,
ये यूपी का एकमात्र, फिर से सुनिए, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। एकमात्र शब्द पर ध्यान दें। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। वर्ष महत्वपूर्ण है। और ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा बिंदु, यह नेपाल सीमा के पास स्थित है। इसमें टाइगर रिजर्व वाला भी एक एंगल है ना? हाँ, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसे नोट कर लीजिए। दुधवा को 1987-88 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अच्छा, तो नेशनल पार्क पहले बना और टाइगर रिजर्व बाद में। सही। किशनपुर वन्यजीव विहार भी इसी का हिस्सा है। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बनने के वर्ष अलग अलग है। स्पष्ट है। अगला सवाल, प्रश्न 26। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है ए, शारदा। शारदा नदी। हाँ, पहला बिंदु। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से शारदा और माला नदियां गुजरती हैं। और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, जहां तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए इसे TX2 पुरस्कार मिला था। ये करंट अफेयर का भी प्रश्न बन सकता है। और ये तराई क्षेत्र में आता है। सही कहा, ये तराई क्षेत्र का एक प्रमुख वन है। अब एक और फैक्ट, पीलीभीत को बांसुरी नगरी या फ्लूट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये ODOP योजना से भी जुड़ा है? हाँ, ये ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल है। ये स्टैटिक फैक्ट है, रटने योग्य है। चलिए अब रामसर स्थलों की बात करते हैं। प्रश्न 27। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 2024 तक कितनी है? इसका सही उत्तर है C, 10। कुल 10 रामसर साइट्स। हाँ, यूपी में कुल 10 वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित हैं। ये संख्या याद रखनी है। और सबसे नई कौन सी है? नवीनतम जुड़ा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो संत कबीर नगर में है। सबसे नया हमेशा पूछा जाता है। और सबसे पहला रामसर स्थल था ऊपरी गंगा नदी, ब्रिजघाट से नरोरा तक का क्षेत्र। पहला और आखिरी दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। नहीं, चौथा बिंदु यही है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से एक अपडेट याद रखें। हैदरपुर वेटलैंड यूपी का 9वां रामसर स्थल था। परीक्षा में क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए नवीनतम पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। अगला प्रश्न, प्रश्न 28। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो काफी आसान है। हाँ, इसका उत्तर है बी, यमुना। इससे जुड़े कुछ तथ्य जो परीक्षा में आते हैं। पहला, ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने तट पर है। तट भी याद रखना है, दाहिना। ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की याद में कराया। तीसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह 1983 में शामिल हुआ। ये वर्ष सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके मुख्य वास्तुकार? चौथा बिंदु, मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये नाम भूलना नहीं है। इसमें एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है। हाँ, एक ट्रिकी प्रश्न जो अक्सर फंसाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर शाहजहां नहीं है। बिल्कुल नहीं। उत्तर है सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, पर आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 29। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? इसका उत्तर है सी, कानपुर। कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। सही। पहला बिंदु यही है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये उपाधि सीधे पूछी जाती है। और ये किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? ये चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोई महत्वपूर्ण संस्थान भी है? हाँ, यहाँ दलहन अनुसंधान संस्थान मतलब IIPR स्थित है, और प्रदेश का पहला ऊनी वस्त्र कारखाना भी यहीं लगा था। एक सवाल है, आज के समय में तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी बड़ा औद्योगिक हब माना जाता है। ध्यान दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रमुख IT और इलेक्ट्रॉनिक्स हब हैं। लेकिन पारंपरिक औद्योगिक राजधानी कानपुर ही है। प्रश्न की भाषा के अनुसार उत्तर दें। समझ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न 30। संगम नगरी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, प्रयागराज। प्रयागराज? हाँ। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। इसके और भी कुछ उपनाम है ना? हाँ, इसे तीर्थराज और अमरूद नगरी भी कहते हैं। ये उपनाम भी याद रखें। और इसका नाम पहले इलाहाबाद था। सही, अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। और यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट स्थित है। यहाँ वाराणसी और प्रयागराज में कंफ्यूजन हो सकता है। हो सकता है। परीक्षा के दृष्टि से ये कंफ्यूजन दूर करें।
वाराणसी को घाटों का नगर या मोक्ष नगरी कहते हैं, जबकि प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। इन उपनामों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगला प्रश्न कुंभ मेले से जुड़ा है। प्रश्न 31, कुंभ मेला प्रयागराज में कितने वर्ष के अंतराल पे लगता है? इसका सही उत्तर है बी, 12। 12 साल में? हाँ, पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। और अर्धकुंभ? अर्धकुंभ का आयोजन 6 वर्षों में होता है। अगला महाकुंभ कब है? अगला महाकुंभ 2025 में प्रस्तावित है। और इसकी वैश्विक पहचान भी है अब? निश्चित रूप से। चौथा बिंदु यही है, यूनेस्को ने कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटैंजिबल हेरिटेज माना है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में और कहां-कहां कुंभ लगता है? परीक्षा की दृष्टि से यह फैक्ट याद रखें, भारत में कुंभ 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। चारों स्थान याद होने चाहिए। जरूर। अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर आते हैं। प्रश्न 32, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सही उत्तर है सी, 9, यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। यह गिनती सटीक याद रखें। सबसे छोटी सीमा किन राज्यों के साथ है? सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। और सोनभद्र जिले की एक खास बात है। हाँ, ये एक यूनिक तथ्य है और बार बार पूछा जाता है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अच्छा, इसमें एक और ट्रिकी पॉइंट हो सकता है। हाँ, यदि प्रश्न में केवल राज्य पूछे जाएं तो उत्तर 8 होगा। यदि राज्य संघ क्षेत्र पूछे जाएं तो 9। आयोग अक्सर कुल सीमावर्ती के तौर पर 9 को ही सही मानता है। प्रश्न की शब्दावली पर पूरा ध्यान देना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अगला प्रश्न 33, उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र देश से लगती है? इसका उत्तर है सी, नेपाल। नेपाल। हाँ, नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर लंबी सीमा है। और कितने जिले इस सीमा को छूते हैं? यूपी के 7 जिले नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। संख्या याद रखें, 7। वो 7 जिले कौन से हैं? ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये सूची कंठस्थ होनी चाहिए। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, अब परीक्षा की दृष्टि से एक ट्रिक, पश्चिम से पूर्व का क्रम अक्सर पूछा जाता है। ये पीलीभीत से शुरू होकर महाराजगंज तक है। इसका नक्शा दिमाग में बैठा लें। बिल्कुल। अब साक्षरता पर आते हैं। प्रश्न 34, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से इसका उत्तर है बी, गाजियाबाद। लेकिन यहाँ एक नोट है। जी बताइए। ध्यान से सुनिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, 80.12%। उसके बाद कानपुर नगर और औरैया हैं। तो अगर विकल्प में गौतम बुद्ध नगर हो तो वो चुनना है? बिल्कुल, आपको दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक चयन करना होता है। और पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? यूपी की कुल साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2% है। ये तीनों आंकड़े रटने योग्य हैं। ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से संशोधन कर लें। आधिकारिक आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा शीर्ष पर है। यदि विकल्प में वो न हो तो कानपुर नगर या गाजियाबाद चुनें। अब आखिरी प्रश्न 35, उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? इसका सही उत्तर है बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती। हाँ, श्रावस्ती की साक्षरता दर मात्र 46.74% है 2011 के अनुसार। पुरुष और महिला दोनों में? हाँ, यहाँ पुरुष और महिला दोनों साक्षरता सबसे कम है। श्रावस्ती के बाद कौन से जिले आते हैं? श्रावस्ती के बाद बहराइच और फिर बलरामपुर का स्थान है। क्रम याद रहे। इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। यह ऐतिहासिक तथ्य भी महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे कोई कारण? परीक्षा की दृष्टि से इसका कारण भी समझ लीजिए। यह क्षेत्र नेपाल सीमा पर तराई में स्थित है और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इसीलिए शिक्षा का स्तर निम्न है। कारण समझने से तथ्य याद रहता है। बहुत बढ़िया। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज चर्चा किए गए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, और इनसे जुड़े तथ्य भी। इन्हें बार बार दोहराएं, एक भी तथ्य भूलना नहीं चाहिए। और एक सवाल जो आप सबके लिए है। हाँ, एक अंतिम विचार।
इस पर खुद शोध करें। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? ये आपकी अगली परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।